हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने मेवाड़ और बूंदी दोनों सब स्कूल्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया था और इसको मैंने आपको याद भी करवा दिया था। तो आज हम करते हैं जोधपुर और बीकानेर को, ताकि हमें ये भी अच्छे से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो मैं आपको पैराग्राफ वाइज बताऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने पैराग्राफ में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है और मैं आपको बता भी दूंगी किस तरह से आपको इसे याद रखना है, ताकि आप पेपर में जितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए उतना आप लिख सकें। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब कुछ हम साथ साथ मार्क करते हुए चलेंगे। और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाए तो आप पूरा लिख सकते हैं, और अगर कम मार्क्स में पूछा जाए तो आप थोड़ा थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं बीच में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जोधपुर सब स्कूल। जोधपुर, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, वॉज होम टू राठौर क्लैन ऑफ राजपूत। जोधपुर क्या था? लार्जेस्ट स्टेट था राजस्थान का। वो किसका घर था? राठौर क्लैन ऑफ राजपूत, मतलब राजपूत के राठौर वंश था जो, उनका क्या था, वो एक तरह से घर था, वहां पे वो रहते थे। आगे देखते हैं। इनिशियल फेज फॉलोड जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिकॉज द पैटर्न्स वर जैन मर्चेंट्स। इसका मतलब क्या? देखो मैंने आपको पहले वाले जो सब स्कूल्स थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे ज्यादा क्या याद रखना है। आपको याद रखना किसका इन्फ्लुएंस वहां पे देखा गया। जैसे मुगल का देखा गया, किसका इन्फ्लुएंस वहां पे देखा गया पेंटिंग के ऊपर। उसी तरह से आपको करेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, वहाँ के कुछ फेमस पेंटिंग्स के नाम आपको याद रखने हैं, या फिर कोई आर्टिस्ट का नाम है तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। और करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर सब स्कूल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो पता होने चाहिए। अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स पता है तो आप अच्छे से 2 या 3 लाइन्स तो आराम से लिख सकते हैं सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। और एक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम पीरियड। तो इतना आपको याद होना चाहिए, आप लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इनिशियल फेज, पहले तो आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन देख ली हमने। अब आगे देखते हैं। इनिशियल फेज फॉलोड द जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिकॉज द पैटर्न्स वर जैन मर्चेंट। इसका मतलब क्या है? जो इनिशियल फेज था वहाँ पे जब स्टार्टिंग में पेंटिंग्स बनाई जाने लगी तब पेंटिंग्स में किसका इन्फ्लुएंस देखा गया? जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न्स थे जो उनको कमीशन करते थे, एक तरह से जो वहाँ के स्पॉन्सर थे जिनके अंडर ये काम करते थे, वो कौन थे? जैन मर्चेंट्स थे। ठीक है, समझ आ गया? जैन मर्चेंट मतलब जैन व्यापारी। तो जो जैन व्यापारी के अंडर वहाँ पे काम हो रहा था, तो इसलिए वह पहले का कौन से स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखा गया वहाँ पे? जैन स्टाइल का। अब आगे देखते हैं। देन केम मुगल इन्फ्लुएंस वेयर रॉयल पोर्ट्रेट्स वर मोर प्रेवेलेंट। इसका मतलब क्या है? जब फिर उसके बाद कौन सा इन्फ्लुएंस देखा गया? मुगल का इन्फ्लुएंस देखा गया। उस टाइम पे क्या हुआ? जो रॉयल पोर्ट्रेट्स थे, मतलब राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए। आपको एग्जैक्ट ये सेम लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जोधपुर स्कूल के अंदर है क्या। अगर आपको थोड़े से पॉइंट्स याद होंगे तो आप पेपर में अपने आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इतना हमें समझ आया। पहले हमने जैन स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखा, उसके बाद हमने मुगल स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखा। अब आगे देखते हैं। A true Jodhpur style came up in between 1760 and 1780 when rhythmic lines and jewel-like colors showed up in composition. इसके बाद हमने देखा कि जो ट्रू जोधपुर स्टाइल था, बिल्कुल असली जोधपुर आर्ट था, मतलब जो ट्रू जोधपुर स्टाइल था वो कब दिखा? 1760 से लेकर 1780 के बीच में। वैन जब क्या हुआ? रिथमिक लाइन शो की जाने लगी पेंटिंग में, और ज्वेल लाइक कलर्स, मतलब ज्वेल लाइक कलर्स, कुछ कलर्स होते हैं जैसे रूबी ब्लू, इस तरह के कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी कलर्स होते हैं, एक तरह से ब्राइट और रिच कलर होते हैं, आप इतना कह सकते हैं, ब्राइट और रिच कलर्स होते हैं। तो ज्वेल लाइक कलर्स दिखाए जाने लगे पेंटिंग्स में। तो उस टाइम पे क्या? ट्रू जोधपुर आर्ट दिखा। तो अभी देखो, अ ट्रू जोधपुर स्टाइल केम अप इन बिटवीन 1760 एंड 1780 व्हेन रिथमिक लाइंस एंड ज्वेल लाइक कलर शोड अप इन कॉम्पोजिशन। तो इतना समझ में आ गया कि ट्रू जोधपुर आर्ट आया किसके बीच में था? 1760 से लेकर 1780 के बीच में आया था। उसमें क्या था? ट्रू रिथमिक लाइंस दिखाई जाने लगी पेंटिंग में, और ज्वेल लाइक कलर्स शो किए जाने लगे पेंटिंग्स के अंदर। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या है? इसके करेक्टरिस्टिक्स है। हमने टाइम पीरियड देख लिया, अब हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स देखने आगे। फीमेल फिगर्स हैड चार्मिंग सिंप्लिसिटी। अब फीमेल फिगर्स कैसे बनाई जाती थी? चार्मिंग बनाई जाती थी बहुत ज़्यादा, और सिंपल दिखाई जाती थी। तो फीमेल फिगर्स हैड चार्मिंग सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटीफुल लॉन्ग अपलिफ्टेड आइज, और बहुत लंबी लंबी कैसे? लॉन्ग अपलिफ्टेड आइज दिखाई जाती थी। अपलिफ्टेड आइज मतलब जैसे कहते हैं ना, एक आईब्रो ऊपर कर लेते हैं, तो उसी तरह से उसे कह देते हैं अपलिफ्टेड आइज। तो ब्यूटीफुल लॉन्ग अपलिफ्टेड आइज फीमेल फिगर्स की दिखाई जाती थी। आगे देखते हैं। द पीक ऑफ मेच्योरिटी वॉज अचीव्ड ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी अंडर मान सिंह, अ ग्रेट पैटर्न एंड अ पोएट हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या? इस लाइन का मतलब ध्यान से समझना। जो हाईएस्ट पीक आया, मतलब जब आर्ट अपनी सबसे ऊंचाई पे पहुंच गया था, वो कब आया था? ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी में वो आया था। किसके अंडर? जब कौन पैटर्न थे, कौन वहाँ के स्पॉन्सर थे, एक तरह से आप कह सकते हो,
कौन थे वो? मान सिंह। ठीक है, तो कौन पैटर्न थे, कौन उनको कमीशन दे रहे थे, किसके अंडर वो काम हो रहा था, किसके अंडर हो रहा था? मान सिंह के अंडर जब काम हो रहा था उस टाइम पे क्या पेंटिंग कहाँ पे पहुंच गई? पीक पे पहुंच गई अपनी। तो द पीक ऑफ मेच्योरिटी वॉज अचीव्ड ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी अंडर मान सिंह, अ ग्रेट पैटर्न एंड अ पोइट हिमसेल्फ। और वो क्या थे? एक पोइट भी थे। अब आगे देखते हैं, बस थोड़ी सी रह गई हमारी ये वाली पेंटिंग। तो इलिस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन शिव पुराण, सॉरी पेंटिंग बोल दिया था मैंने, ये वाला सब स्कूल के बारे में हमारा थोड़ा सा रह गया बस। अब इलिस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन शिव पुराण, दुर्गा चरिता, नल चरिता एटसेट्रा वर पेंटेड। तब ये कुछ नाम है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, सभी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 याद हो रहे हैं तो 2 याद कर लो, 1 याद हो रहा है तो 1 भी याद कर सकते हो। शिव पुराण, दुर्गा चरिता, नल चरिता, वो भी वहां पे पेंट की गई। आगे देखते हैं, दाना वॉज द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ जोधपुर स्कूल। दाना क्या था? अब देखो ये मैंने लाइन कहाँ से ली है, हमारे सिलेबस में एक पेंटिंग है चौगान प्लेयर्स, है ना, पेंटिंग हमने पढ़ रखी है अच्छे से। तो उसके आर्टिस्ट कौन है? दाना। तो आप उसके बारे में लास्ट में अगर आपको कुछ भी नहीं पता या फिर आपने लिख दिया फिर भी आपको थोड़ा सा और लिखना है तो आप इनके इसके बारे में लिख सकते हो कि दाना वहाँ के एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने कौन सी पेंटिंग पेंट की थी? चौगान प्लेयर्स। तो थोड़ा सा आप चौगान प्लेयर के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो और दाना के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब एक बार रिवाइज करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क भी करते हैं। देखते हैं क्या था हमारा। जोधपुर जो लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान का, वो घर था किनका? रेठौर क्लैन ऑफ राजपूत। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वो रेठौर क्लैन ऑफ राजपूत का घर था। आगे देखते हैं, इनिशियल फेज में किसका इन्फ्लुएंस देखा गया था? जैन स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखा गया था, क्योंकि जो वहाँ के पैटर्न थे वो कौन थे? जैन मर्चेंट्स थे। उसके बाद मुगल का इन्फ्लुएंस देखा गया, तो इन्फ्लुएंस देखो अच्छे से याद रखना है आपको। उसके बाद किसका इन्फ्लुएंस देखा गया? मुगल का। और वहाँ पे क्या बनाए जाने लगे? रॉयल पोर्ट्रेट्स बनाए जाने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए रॉयल पोर्ट्रेट्स। आगे देखते हैं, अ ट्रू जोधपुर स्टाइल केम अप इन बिटवीन। जब ट्रू जोधपुर स्टाइल किसके बीच में आया था? 1760 से 1780 के बीच में, जब क्या दिखाई जाने लगे? रिथमिक लाइंस दिखाई जाने लगी और ज्वेल लाइक कलर्स वहाँ पे दिखाई जाने लगे। फीमेल फिगर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि सिंपल बनाई जाती थी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग बनाई जाती थी और ब्यूटीफुल लॉन्ग अपलिफ्टेड आइज वहाँ पे दिखाई जाती थी। द पीक ऑफ मेच्योरिटी वॉज अचीव ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँच गया था आर्ट, किसके अंडर में? मान सिंह के अंडर में, जो क्या थे? एक पोइट भी थे और पैटर्न भी थे। फिर कौन कौन सी पेंटिंग्स वहाँ पे बनाई जाने लगी? शिव पुराण, दुर्गा चरिता, नल चरिता, वो सभी वहाँ पे पेंट की गई। फिर दाना आर्टिस्ट के बारे में हमने एक्सप्लेन कर देना है और चौगान प्लेयर्स भी हमें वहाँ पे बता देना है। तो मैं होप करती हूँ आपको जोधपुर स्कूल अच्छे से अभी तक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अब हम करते हैं बीकानेर सब स्कूल। With its beginning after the 17th century, Bikaner school was completely under the Mughal influence because the expelled artists of Mughal courts took shelter here or because the rulers received paintings as a goodwill gift from the Mughals. अभी इतनी बड़ी लाइन है, इसका मतलब देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मतलब है। क्या मतलब है इसका? कि जब बीकानेर सब स्कूल ऑफ आर्ट स्टार्ट हुआ था, विद इट्स बिगनिंग, कब स्टार्ट हुआ था? आफ्टर द 17th सेंचुरी। ठीक है, विद इट्स बिगनिंग आफ्टर 17th सेंचुरी बीकानेर स्कूल वॉज कम्प्लीटली अंडर द मुगल इन्फ्लुएंस। तो मतलब कौन सा इन्फ्लुएंस वहाँ पे देखा गया था? स्टार्टिंग से ही, इसका मतलब है स्टार्टिंग से ही जब वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर 17th सेंचुरी, तो उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस देखा गया? मुगल का इन्फ्लुएंस वहाँ पे देखा गया था। क्यों देखा गया था इसका हमने एक रीज़न दिए, वैसे तो 2 रीज़न यहाँ लिखे हुए हैं, दोनों आपको लिख देने हैं। कि या तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि जो मुगल कोर्ट्स, मतलब मुगल के दरबार से जो आर्टिस्ट निकाल दिए गए थे, उन्होंने यहाँ पे आके वो रहने लगे थे, तो इसलिए वहाँ पे मुगल का इन्फ्लुएंस देखा जाने लगा कि वो वैसे ही पेंटिंग बनाएंगे ना जैसे उन्होंने बचपन से सीखी है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक तो रीज़न ये हो सकता है हमारा, या फिर क्या रीज़न हो सकता है मुगल इन्फ्लुएंस का? बिकॉज द रूलर्स, जो रूलर्स थे वहाँ के बीकानेर के जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या करी? रिसीव पेंटिंग्स एज अ गुडविल गिफ्ट फ्रॉम द मुगल्स। उन्होंने, उनको क्या मिल जाती थी? मुगल पेंटिंग्स मिलती थी, गुडविल ऑफ, एज अ गुडविल गिफ्ट की तरह उन्हें वहाँ से मुगल पेंटिंग्स दे देते थे। तो इस तरह से वहाँ पे मुगल का इन्फ्लुएंस देखा जाया। तो अब देखो, विद इट्स बिगिनिंग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, लाइन आपको याद भी हो जाए। With its beginning after the 17th century, Bikaner school was completely under the Mughal influence because the expelled artists of Mughal court took shelter here or because the rulers received paintings as a goodwill gift from the Mughals. इतना हमें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, राजा राय सिंह वॉज पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल आर्ट। तो जो राजा राय सिंह थे, वहाँ के जो राजा थे, उनका नाम क्या था? राजा राय सिंह। वो क्या थे? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर मुगल आर्ट का, उनको मुगल आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, तो इस तरह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था मुगल आर्ट का। आगे देखते हैं, 1 मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड इन दिस एरा मेघदूत इज इन अभ्रंश स्टाइल।
तो इसका मतलब क्या है, जो वहाँ पे आप इस लाइन को याद कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाई गई थी उसी टाइम में, उसका नाम क्या था, इज इन दिस एरा मेघदूत, उसका नाम था मेघदूत, इज इन अभ्रंश स्टाइल। तो कौन से स्टाइल में बनाई गई थी, अभ्रंश स्टाइल में बनाई गई थी। अब इतना हमें याद हो गया अच्छे से बीकानेर सब स्कूल का। तो सारा सब कुछ एक साथ याद करने की कोशिश मत करना, हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, नहीं तो सभी सब स्कूल के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है। तो अब आगे देखते हैं। द लेटर किंग्स करण सिंह एंड अनूप सिंह डिड सम patronage but constant oppression of मुगल्स did not let art prosper। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का ध्यान से समझना। जो बाद में जो राजा आए करण सिंह और अनूप सिंह, उन्होंने भी वहां पे कुछ संरक्षण किया, ठीक है, डिड सम patronage, लेकिन जो कॉन्स्टेंट ऑपरेशन था मुगल्स का वो बढ़ता जा रहा था, तो इसकी वजह से आर्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इतना समझ में आ गया। तो पहले जो ये जो राजा थे इन्होंने भी कुछ संरक्षण किया वहां पे, लेकिन बाद में जो मतलब मुगल्स, बाद में तो नहीं कह सकते, मतलब जो मुगल का इन्फ्लुएंस था वो वहां पे बढ़ता जा रहा था, इससे आर्ट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। द सब्जेक्ट्स पेंटेड ऑफ्टन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन मिथोलॉजी। इसका मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट्स वहां पे जिनके ऊपर पेंटिंग्स की जाती थी, जिन विषयों पे वहां पे पेंटिंग्स की जाती थी, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, इंडिया की ही पौराणिक कथाओं से लिए गए थे। तो ठीक है, द सब्जेक्ट्स पेंटेड ऑफ्टन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। लेकिन जो सब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे जिस तरह की पेंटिंग्स की जाती थी, उनका जो मेन थीम होती थी, मेन सब्जेक्ट होता था, वो क्या होती थी, इंडिया की ही पौराणिक कथाएं होती थी। सीन्स फ्रॉम द रागमाला, भगवत पुराण एंड रासलीला वर पेंटेड। तो कौन कौन से सीन्स पेंट किए जाते थे, रागमाला, भगवत पुराण और रासलीला, ये सब कुछ वहाँ पे पेंट किया जाता था। अब आगे देखते हैं। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है इसका डिस्क्रिप्शन, तो वैसे ही मैंने आपको बता दिए, जितने मार्क्स का आपसे पूछा जाए उतने के अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हैं। द बिगिनर स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैड फाइनर लाइन्स एंड लेसर रेंज ऑफ कलर्स। इसका मतलब क्या है, जो बिकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग था उसमें क्या दिखाई जाती थी, फाइनर लाइंस दिखाई जाती थी, और बहुत कम कलर्स का यूज किया जाता था। मतलब बहुत सारे कलर्स को यूज करके एक पेंटिंग को नहीं बनाया जाता था, कुछ ही कलर्स को यूज करके पेंटिंग को बनाया जाता था, और फाइनर लाइंस भी पेंटिंग में दिखाई जाती थी। देन व्हाट आर टिपिकली प्रेजेंट इन मुगल आर्टवर्क, मतलब जो मुगल आर्टवर्क में प्रेजेंट होती थी उससे बहुत कम कलर्स को यूज करके पेंटिंग्स बनाई जाती थी। आगे देखते हैं। सम डेवलप्ड फॉर्म ऑफ बीकानेर आर्ट कैन बी सीन इन पैलेस वॉल्स ऑफ अनूप महल, सुजान महल एटसेट्रा, वेयर बारामासा एंड रागमाला वर पेंटेड। इसका मतलब क्या है, बीकानेर आर्ट देखी जा सकती है, कुछ डेवलप्ड फॉर्म उसकी देखी जा सकती है, कहाँ पे, पैलेस वॉल्स पे देखी जा सकती है। पैलेस वॉल के ऊपर पेंटिंग की जाती थी, कौन से पैलेस, अनूप महल, सुजान महल एटसेट्रा। तो यहाँ पे पेंटिंग्स की जाती थी, कौन कौन सी, बारामासा, रागमाला, तो ये सभी पेंटिंग्स वहाँ पे की जाती थी। तो वहाँ से हम डेवलप्ड फॉर्म ऑफ बीकानेर आर्ट को देख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा और रह गया स्कूल का। ऑल आर्टिस्ट वर मुस्लिम बट पेंटेड हिंदू थीम्स स्किलफुली, रसिक प्रिया एंड वर्षा विहार टू नेम अ फ्यू। इसका मतलब क्या है, माना कि आर्टिस्ट वहाँ पे मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जो हिंदू थीम्स थी उन्हें भी वहाँ पे बहुत अच्छे से पेंट किया था, जैसे कि रसिक प्रिया, वर्षा विहार, कुछ का अगर नाम लिया जाए तो हम इनका नाम ले सकते हैं। और हमारे सिलेबस में कौन सी पेंटिंग है इसकी, कृष्णा ऑन स्विंग, जो कि कौन से आर्टिस्ट ने बनाई है, नूरुद्दीन ने। तो हम इसके बारे में भी, अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब इसको रिवाइज करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क करते हैं। क्या पढ़ा था हमने, स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर कौन सा इन्फ्लुएंस देखा गया था, मुगल का इन्फ्लुएंस देखा गया था। और कब स्टार्ट हुई थी ये वाली आर्ट, 17th सेंचुरी की, आफ्टर 17th सेंचुरी आर्ट स्टार्ट हुई थी। इसके बाद हमने देखा कि इसमें क्यों मुगल का इन्फ्लुएंस पड़ा था, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट थे उस कोर्ट से निकाल दिए गए थे, वो यहाँ पे आके उन्होंने शेल्टर लिया था, या तो इस वजह से वहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस देखा गया था, या फिर जो वहाँ के रूलर्स थे उन्हें मुगल्स कुछ गिफ्ट देते थे, इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लुएंस देखा गया था। अब आगे देखते हैं। राजा राय सिंह थे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे मुगल आर्ट से। इसी तरह से एक मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पे पाई गई थी, इन दिस एरा, फाउंड इन दिस एरा, क्या नाम था उसका, मेघदूत, इज इन अभ्रंश स्टाइल। अब आगे देखते हैं। लेटर बाद में जो राजा हैं उन्होंने भी वहाँ पे कुछ संरक्षण किया, लेकिन मुगल का जो कॉन्स्टेंट ऑपरेशन था, मतलब मुगलों का जो अत्याचार था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, तो इसकी वजह से आर्ट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आगे देखते हैं। जो सब्जेक्ट्स पेंट किए जाते थे वो इंडिया की ही पौराणिक कथाओं से लिए गए थे। इसी तरह से रागमाला, कुछ थीम्स दी हैं, देखो आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह से कुछ नाम याद रख लो, रासलीला, रागमाला, भगवत पुराण याद होता हो तो ये भी याद रख लो। इसके बाद देखते हैं। बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में फाइनर लाइंस दिखाई जाने लगी थी, लेसर रेंज ऑफ कलर्स यूज किए जाते थे मुगल आर्ट के मुकाबले में।
आगे देखते हैं जो सम डेवलप्ड फॉर्म अगर हमें मुगल आर्ट की देखनी है तो वो हम कहाँ पे देख सकते थे, पैलेस वॉल्स में देख सकते हैं, अनूप महल की और सुजान महल में देख सकते हैं, जहाँ पे बारहमासा और रागमाला दोनों पेंट किए गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ऑल आर्टिस्ट वर मुस्लिम्स थे, लेकिन वहाँ पे हिंदू थीम्स भी पेंट किए जाते थे बहुत अच्छे से, जिसका नाम है रसिक प्रिया और वर्षा विहार। जो अगर हम कुछ नाम लेना चाहे तो हम इनका नाम ले सकते हैं। ऐसे कृष्णा सिंह वहाँ की एक पेंटिंग है जो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड की गई है। तो मैं होप करती हूँ आपको ये दोनों सब स्कूल्स अच्छे से समझ भी आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।